सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक ही एप्लीकेशन पढ़ा आपने, मेन एप्लीकेशन तो एक ही पढ़ा, दैट वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। अच्छा, अभी सीपी के फॉर्मूले देख के बताओ आप मुझे कि मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन है। मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन है, इनवर्स या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इनवर्स 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 है ना। देखिए ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये रहा मोलर मास, तो देयर इज इनवर्स रिलेशन। करेक्ट, कोई सी भी देख सकते हो आप। एक और देखिए, कहाँ गई बॉइलिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देखो, दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज द मोलर मास। तो हम क्या कहेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट का मोलर मास ज्यादा होगा तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। करेक्ट। तो अगर किसी सल्यूट का मोलर मास बहुत ही ज्यादा है, 1000+ है, तो उसकी कोई ये वाली प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज है वो बहुत कम आने वाली है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम आएगी। राइट। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जैसे टेम्परेचर हो गया, अगर इनकी वैल्यू अगर बहुत कम होती है तो उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। वी डू नॉट हैव सच इंस्ट्रूमेंट्स और दिस इज नॉट कन्वीनियंट टू अस। सपोज टेम्परेचर की वैल्यू आती है डेल्टा टी एफ 0.01 केल्विन, तो 0.01 केल्विन को डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एलिवेशन में। लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आता है 0.01 एटमॉस्फेयर, तो इसको डिटेक्ट करना थोड़ा आसान है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड इजीली एज कंपेयर टू 0.1 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर? we have such instruments which can measure up to 10⁻⁻⁴ -5 atmospheric pressure, बट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है हमारे पास जो 10⁻⁻² केल्विन टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सके। समझ गई वाली बात? तो ये एक छोटी सी पॉइंट आता है कि जिनके मोलर मास ज्यादा होते हैं, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, उन्हें अपन पॉलीमर्स कहते हैं। तो पॉलीमर्स के मोलर मास के डिटर्मिनेशन में दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन प्रायोरिटी, क्योंकि मोलर मास ज्यादा होगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आएगी। तो कम वैल्यू कौन सी डिटेक्ट करी जा सकती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुई क्या वाली बात? बोलो। अभी अभी जो मैंने सारी बातें बोली वो समझ में आ गई आप लोगों के? यस। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन प्रायोरिटी ओवर दिस टेम्परेचर वाली प्रॉपर्टीज इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स। तो ये वाला नोट डाल के इस वाला पॉइंट को लिखो आप, पुट अ नोट एंड कॉपी इट, कि osmotic pressure method is given preference over other CP in determination of molar mass of polymers. Polymers का मतलब the molecules having higher mass. The molecules consist of many small molecules. Because its value, its मतलब osmotic pressure की वैल्यू comes out to be measurable, जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। ऑन द अदर हैंड ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल, वेरी लेस, जिसको अपन आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो जल्दी से नोट कर लो आप। ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल दिया है ना, कि जैसे 0.001 केल्विन आ गई तो उसको डिटेक्ट करना आसान नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर डेसिमल के 3 प्लेस तक अपन पता कर सकते हैं, पर टेम्परेचर इतना पता करना डिफिकल्ट होता है। बोलू मैं या कॉपी कर रहे हैं आप, दिख रहा है इसमें? सर ये समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया, बताओ जरा। सर ये पॉइंट ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया? चलो क्या कर सकते हैं बताओ। मुझे लगा मैंने समझा एक दिया। बार दोबारा बता दो। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो क्या आप? ठीक है, इसका रिवाइंड कर रहा हूं मैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, सीपीस, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास।
तो जो पॉलीमर्स होते हैं ना उनके मोलर मास बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो मोलर मास ज्यादा होगा तो सीपी की वैल्यू क्या आएगी, कम। सीपी की वैल्यू क्या आएगी, कम, बहुत ही कम आएगी, है ना, वेरी लेस। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक तो है आपका टेम्परेचर जो कि बहुत ही कम है 0.001 केल्विन, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि 0.001 एटमोस्फियर है। बोथ आर कम वैल्यूज, बोथ आर वेरी लेस वैल्यूज, बट विच वैल्यू कैन बी इजीली डिटेक्टेड, विच वैल्यू कैन बी इजीली मेजर्ड? तो आंसर इज दिस, इसको अपन मेजर नहीं कर सकते, तो दिस इज गिवन प्रायोरिटी। बस ये वाली बात समझाई थी मैंने पहले भी, अब तो आ गई। हाँ सर। ओके, तो नोट कर लो फटाफट से। पता ही होगा आपको, 0 केल्विन टेम्परेचर तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते ना, आसान नहीं है डिटेक्ट करना 0 केल्विन को, ऐसे थर्मामीटर नहीं है कि फटाफट से रखा और 0 टेम्परेचर मेजर कर लिया। चलिए, अब एक और पॉइंट आ रहा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स नाम सुना होगा आप लोगों ने? हाँ सर, अपने शरीर में होता है। अच्छा, बायो वालों तो पक्का सुना होगा ना। बायोमोलिक्यूल भी फिर दो टाइप के होते हैं, ये भी सुना होगा फिर तो पक्का से आपने। हम्म। नहीं नहीं। अच्छा, ये नहीं सुना आपने, एक बायोमोलिक्यूल दो टाइप के होते हैं। बायो वालों ने नहीं सुना ऐसा? हाँ सिमरन बताओ, बायोमोलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं पता आपको? सर चार पता है। चार? दो ही तो होते हैं, बायो मैक्रो और बायो माइक्रो। अच्छा सर, आप उसकी बात कर रहे हो क्या? बायोमोलिक्यूल्स मेनली दो हाँ टाइप के होते सर। हैं, एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल और एक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे और बड़े उसमें भी बात आती है। तो जो फिलहाल तो यहाँ बायोमोलिक्यूल की बात चल रही है, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। तो बायोमोलिक्यूल, बायो मतलब रिगार्डिंग द लिविंग्स, है ना, लिविंग से रिगार्डिंग होते हैं ये, एंड जैसे प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, लाइक दिस। तो अगर इनका अगर आप मोलर मास फाइंड करने जा रहे हो, किनके मोलर मास फाइंड करने जा रहे हो? प्रोटीन हो गया ना, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, है ना, दीज आर आल्सो बायोमोलिक्यूल्स। तो होते क्या है, अगर आपने इनका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी की हेल्प ले ली आपने इन द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर मोलर मास, तो ये तो ऑपरेट करती है 100 डिग्री प्लस। पानी के अंदर अगर इनका सोल्यूशन है तो 100 प्लस ही आएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, ये ब्रेक हो जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो व्हाट्स वन मोर लिमिटेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की क्या लिमिटेशन आ गई, कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। जिन मॉलिक्यूल से हमारी लाइफ बनी होती है ना, उन मॉलिक्यूल का मोलर मास अपन इससे पता नहीं करते, बिकॉज एट हायर टेम्परेचर दिस मॉलिक्यूल्स अंडरगो डिकम्पोजिशन। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो जरा, नोट डाल के, नोट के फॉर्म में लिख लो, है ना, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे, है ना। एक सेकंड, दिख रहा है लिखा हुआ ये, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट गिवन, सॉरी क्या लिख रखा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक दिस, है ना, बिकॉज दे डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर, है ना। तो इसके लिए भी अपन ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रायोरिटी देते हैं, बिकॉज दिस वन ऑपरेट्स एट रूम टेम्परेचर। तो ये दो प्लस पॉइंट हो गए ओपी के, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड के दो क्या हो गए, एडवांटेज हो गए ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नोट कर लो जल्दी से इसको भी। बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल का, ठीक है। सब पढ़ेंगे अपन, डीएनए, आरएनए, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, और क्या होता है प्रोटीन, विटामिन्स, लिपिड्स, सब कुछ पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ कार्बोहाइड्रेट से पढ़ेंगे अपन, बट वो लास्ट चैप्टर सेकंड बुक का, लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर। हो गया, नोट हो गया? सर
ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ना बस, लेकिन क्या है क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में से, कोई बात नहीं, टाइम के अलावा हमारे पास क्या है वैसे भी। वेट कर रहे होंगे आप में से कुछ लोग कब इस चैप्टर का टेस्ट होए, कब हम अच्छे मार्क्स लेके आए। अपने आप को चेक करना चाह रहे होंगे कुछ बच्चे, ठीक है सर सब। टेस्ट के पहले एक बार हैंड रीलो करा देना। टेस्ट के पहले एक बार हैंड रीलो बता देना। हाँ बिल्कुल हैंनरीज लॉ बताएंगे। चलिए अब अपन एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, दिस इज ऑल्सो थियोरेटिकल पार्ट। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर सोल्यूशन की कुछ कैटेगरीज है, ये अपन डिस्कस कर लेते हैं ना। 3 है, तो ये भी थियोरेटिकल पार्ट है, फटाफट से समझा दूं मैं। ठीक है, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं हम। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन। थ्योरेटिकल है बट इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला होता है आइसोटोनिक, वेरी फर्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब समझते होंगे सभी, आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मतलब सेम, ठीक है, और टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वे सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन सेम होती है, जैसे लेफ्ट और राइट आर्म, यू यू शेप ट्यूब की दोनों आर्म में क्या भर दिया आपने, 10% सोल्यूशन भर दिया शुगर का, तो वो दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आइसोटोनिक। तो अगर दोनों साइड्स कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो मुझे बताओ फ्लो होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स का। जैसे ये देखो डायग्राम, अगर मैं दोनों ही साइड क्या भर देता, 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर भरा होता, तो मुझे बताओ क्या वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता? नो सर। नहीं सर। तो आंसर इज यस, फ्लो तो होता, लेकिन नेट फ्लो क्या होता? 0। फ्लो अच्छा। तो होगा लेकिन नेट फ्लो 0 होगा, यानी 2 मॉलिक्यूल इधर से इधर आए तो उसी इंस्टेंट 2 मॉलिक्यूल इधर आ जाएंगे, है ना, चलता रहेगा, बट वो इक्विलिब्रियम रहेगा, नेट ओवरऑल फ्लो 0 होगा। ध्यान रहेगी बात। चलिए, तो अब इस हम क्यों पढ़ रहे हैं आइसोटोनिक, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ना। तो देखो जरा, अब इसका एक बहुत ही सर इंपॉर्टेंट, वहाँ पे फिर तो ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, क्यों फिजिक्स फैला रहे हो? सर वो ऐसे ऐसे हो रहा है ना, मतलब लेफ्ट राइट। इक्विलिब्रियम भी तो कह सकते हैं आप, इक्विलिब्रियम, जब दोनों प्रोसेस चलते हैं ना फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल स्पीड से, तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, है ना। जितने मॉलिक्यूल इधर गए उतने मॉलिक्यूल इधर आ रहे हैं, तो नेट नेट फ्लो क्या हो रहा है, नेट फ्लो 0 हो जाएगा। चलो, अब इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है, जल्दी से समझो जरा। ये मैं बना रहा हूँ ब्लड वेसल, क्या बना दी मैंने, एक थोड़ी बायो की बात है ना, समझ लेना भाई। तो देखो ह्यूमन ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ये सभी जानते हैं ना। एक जो मेन इसमें होता है आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। तो इट हैज सम कंसंट्रेशन, इसके अंदर एक सोल्यूशन होता है, उसकी कुछ कंसंट्रेशन होती है। अब अपन कभी बीमार पड़ जाते हैं ना, तो क्यों पड़ते हैं बीमार, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि बॉडी के अंदर, या सॉरी ब्लड के अंदर कौन एंटर कर गए, जर्म्स एंटर कर गए, बैक्टीरिया एंटर कर गए, है ना। तो इन बैक्टीरिया की इंट्रोडक्शन से भी क्या हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इन बैक्टीरिया इन जर्म्स को मारने के लिए व्हाट वी डू, क्या करेंगे भाई, डब्ल्यूबीसी का इंट्रोडक्शन। है ना, मेडिसिन लेंगे अपन, इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं आप, टेबलेट के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन का काम क्या होता है, इन जर्म्स को मार देना, लेकिन इन ब्लड सेल्स को अफेक्ट नहीं करे। कंडीशन क्या होती है मेडिसिन की, कि इट किल्स द जर्म्स बट नॉट द आरबीसी, आरबीसी को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन की जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो उतनी ही लेते हैं जितनी ब्लड की कंसंट्रेशन होती है। तो अगर अपन बात करें ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड की कंसंट्रेशन होती है 0.9% NaCl के बराबर। कहने का मतलब हमारे ब्लड में नमक होता है, तो आंसर इज यस। बोलते हैं ना खून में नमक,
शायद देश का नमक, पता नहीं, जो भी है ना। आर ब्लड हैज सॉल्ट, कितना होता है, इतना होता है, यानी दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ह्यूमन ब्लड। तो जो मेडिसिन आप इंजेक्ट कर रहे हो इंजेक्शन के थ्रू, इंट्रावीनस इंजेक्शन, आईवी, कहाँ लिखा है मैंने, आईवी, ये रहा, इंट्रावीनस इंजेक्शन। हाँ भाई, तो इंजेक्शन के थ्रू जो मेडिसिन आप इंसर्ट है ना, इंजेक्शन से क्या सीधे ब्लड में जाती है वो, आईवी अगर आप दे रहे हैं तो उस कंसेंट, उस मेडिसिन की कॉन्सेंट्रेशन भी आपको कितनी करनी पड़ेगी, 0.9% NaCl के बराबर करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, जो मेडिसिन है वो इन जर्म्स को मारेगी और इन ब्लड सेल्स को अफेक्ट नहीं करेगी। क्लियर? आगे वर्जन में अब आप कहोगे ज्यादा वाला बढ़ लगा दे तो क्या होगा, कम वाला कर दे तो क्या होगा, ये कहना चाह रहे होंगे आप। तो वो जानने के लिए अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ज्यादा कंसंट्रेशन का लगा दिया इंजेक्शन या कम कंसंट्रेशन का लगा दिया तो क्या होगा, ये जर्म्स मरे नहीं मरे, ये ब्लड सेल्स खत्म हो जाएगी और फिर सर हो फट गया। जाएगी वो। हाँ, दो केस हो सकते हैं, ये बस्ट भी हो सकती है, श्रिंक भी हो सकती है ना। तो उसे अपन कहते हैं साइड इफेक्ट हो गया, इंजेक्शन लगाते उल्टा ज्यादा बीमार हो जाता है पर्सन, है ना, तभी तो कहते हैं साइड इफेक्ट हो गया, रिएक्शन हो गया। तो वो कुछ इस वजह से हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर जब सिरिंज भरता है ना, इंजेक्शन भरता है वो, तो एक में तो सेशे में वो होती है दवाई और एक में सॉल्ट का सोल्यूशन होता है। तो पहले तो दवाई इसमें से सिरिंज लेता है, फिर वो इसमें से भरता है, तो एक में नमक का सोल्यूशन होता है। ये कभी कभी क्या करते हैं, वो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं आपस में, नमक का सोल्यूशन और ये, और फिर सिरिंज भरता है दोनों को मिक्स करके, कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो। बाकी जब इंजेक्शन लगता है तो आंखें तो पहले बंद हो जाती है, तो आप क्या देखोगे, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, कभी इंजेक्शन लगे तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं कि क्या मेरे इंजेक्शन में नमक डाला आपने। हम्म, हाँ, जागरूक पेशेंट बने आप। चलिए, और कुछ इंजेक्शन तो ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी मिक्स होती है ना, ऑलरेडी वो मिक्स करके रख देते हैं मेडिसिन के अंदर, कॉन्सेंट्रेशन NaCl की, मतलब नमक डला होता है, कहने का मतलब ये। चलो, तो ये सारी कहानी लिख लो फटाफट से, टेक इट डाउन। फोटो दो दो। हाँ, थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये पूरा कॉपी करो, और नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो, है ना। ये भी पढ़ेंगे अपन, ज्यादा वाला लग जाए तो क्या होगा, कम वाला लग जाए तो क्या होगा, है ना। हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना अपने सिलेबस में है ना। सोडियम कहाँ होता है, अपनी सेल्स के अंदर होता है या सेल्स के बाहर होता है। हम्म, सोडियम कहाँ होता है अपनी बॉडी में, सेल्स के अंदर होता है, सेल्स के बाहर, विद इन द सेल, मतलब इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल्स। बायो वाला बच्चा से उम्मीद करी जा रही सही आंसर की। हम्म, नहीं पता, सर शायद बाहर होगा। शायद वो लगा रहे हो, बताओ। हम्म, कंफर्म करना फिर बताना मेरे को। सर सोडियम थोड़ी सी पोटेशियम, खराब है। बायो, 11th। ऐसा मत करो यार। बायो का तो सबसे ज्यादा वेटेज होगा आपके, 90 क्वेश्चन बायो के आएंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स के तो 45 के आएंगे। तो बायो स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए तो। हाँ सर पूरी कोशिश की जाती है कवर करने की या बेसिक से ये ज़्यादा की। 50% वेटेज उसका है, 50% इन फिजिक्स केमिस्ट्री का है। पता करना फिर बताना मेरे को ना, सोडियम कहाँ होता है, पोटेशियम कहाँ होता है। तो नमक खाना चाहिए, लेकिन कम खाना चाहिए ना, ज्यादा खाने से भी नुकसान है, कम खाना नहीं खाओ तो प्रॉब्लम है ना, आदमी करे तो क्या करे मतलब। सर हम्म, जब खून पीते हैं तो वो खट्टा लगता है तो सर सेल के बाहर ही होना चाहिए। क्या सर जब कभी खून टेस्ट किया तो सर वो खट्टा लगता है तो सर सेल के बाहर ही होना चाहिए। पता नहीं यार, खट्टा तो नहीं लगता यार। नहीं सर मैंने पी के देखा है।
ब्लड की पीएच होती है 7.38 के अराउंड, तो ह्यूमन ब्लड तो अल्कलाइन होता है, खट्टा थोड़ी होता है। नहीं ब्लड सर, की लास्ट ईयर खट्टा पढ़ाई लगा तो सर थी, मेरे को तो। ब्लड की पीएच 7.3 है ना, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है अपना ब्लड, तो खट्टा नहीं होगा, कड़वा वो क्या बोलते हैं उसको, बेस कैसे होता है, बेटर। हाँ बीटर होते हैं। चलिए भी नोट कर लिया ये। चलिए बताओ मेरे को जरा, इज इट टेकन डाउन? चलिए नो अब दो टर्म आएगी, हाइपो और हाइपर, है ना। पहला तो हो गया आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब हैविंग द सेम व्हाट, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर या सेम कंसंट्रेशन। हाइपो का मतलब बताओ जरा मुझे, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम या ज्यादा? सर ज़्यादा। कम। हाइपो होता है कम, और हाइपर होता है ज्यादा। अपन बोलते हैं ना कभी लड़ाई हो जाती है किसी से तो क्या बोलते हैं, ज्यादा हाइपर मत हो, मतलब हाइपर का मतलब ज्यादा एग्रेसिव, तो हाइपो इज कम, हाइपर इज ज्यादा। तो नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक, हाइपो। चलो नोट कर लिया हो तो मैं फटाफट समझा रहा हूँ, पहले समझो फिर नोट करना, चलो नहीं कराओ तो। यह ध्यान दो, समझ में आना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। ये देखो जरा, ये बीकर है जो कि गायब हो गया है। ओके, बीकर फिर से आ गया, देखो दिख रहा है सबको बीकर। अब मैं कह रहा हूँ कि इस बीकर में मैंने एक सोल्यूशन भर दिया है, एंड दिस इज हाइपोटोनिक। अब हाइपो का मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम है। अब कम होगी तो किसी के रिस्पेक्ट में होगी ना, अपने आप में कोई कम थोड़ी होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि 5% शुगर सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक, तो दिस इज टोटली इनकरेक्ट। ये कहना पड़ेगा मुझे कि दिस इज हाइपो विद रिस्पेक्ट टू द अदर वन। ठीक है, तो ये रिलेटिव टर्म होती है पहली बात। हाइपर का मतलब क्या होता है बताओ जरा, लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आज मैंने आज से कई कई दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि पानी का फ्लो किधर से किधर होता है, कौन, LCS to HCS। याद है सभी को? लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन, पूरा बोलेंगे सोल्यूशन, टू हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन, ये ना ये पानी का फ्लो होता है, दिस इज ऑस्मोसिस। चलो अब इस बीकर के अंदर, इस हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर हमने क्या रख दिया, इसके अंदर हमने एक लिविंग सेल रख दी, जिंदा सेल, है ना, एक जिंदा सेल रख दी। तो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो किसके जैसा बिहेव करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसा, SPM। है ना। क्या चीज है ये एक जिंदा सेल है, इट्स लिविंग सेल। अब इस सेल के अंदर भी एक मटेरियल होगा, इट ऑल्सो हैज सम सोल्यूशन, उसकी भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि बाहर वाला अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन का है तो अंदर डेफिनेटली कंसेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, सेल के अंदर जो सोल्यूशन है दैट इज हायर कंसेंट्रेशन सोल्यूशन। ओके, एंड दिस वन इज केप्ट इन दिस बीकर फॉर सम टाइम्स। अब मुझे ये बताओ, ये क्या हो गया, कहाँ गई, हाँ। अब मुझे बताओ कि पानी का फ्लो, पानी दोनों ही जगह है, सेल के अंदर भी है बीकर में भी है, सोल्यूशन है तो वाटर के अंदर ही है। तो मुझे बताओ पानी का फ्लो किधर से किधर होगा, फ्रॉम बीकर टू सेल या सेल टू बीकर? बीकर टू सेल। थोड़ा सोच के बताएं, गलत नहीं बताएं। पानी सेल से बीकर में आएगा या बीकर से सेल में जाएगा? दिव्य है क्या अच्छी यहाँ पर? सर सेल से सर बीकर में आएगा। सेल से बीकर में आएगा। अबे आदित्य बताओ क्या होगा? सर सेल से बीकर में। सेल से बीकर में। मुस्कान आप बताओ। सर बीकर से सेल में। हम्म देखो अभी भी जस्ट तो रिवाइज कराया मैंने आपको, पानी का नेचुरल फ्लो किधर से किधर होता है, लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन। तो दो ऑप्शन होने नहीं चाहिए आपके पास, एक ही ऑप्शन होना चाहिए, हियर इज लोअर हियर इज हायर। तो पानी किधर जाएगा, पानी तो अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा ना। ठीक है, तो क्या होगा, सेल ये स्वेल होगी, सेल स्वेल हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। आती हुआ समझ में? ठीक है,
भाई आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना कि नेचुरल टेंडेंसी इन ऑस्मोसिस क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। पानी अंदर जाता है ना, तो अंदर के लिए एक वर्ड आता है एंडो ऑस्मोसिस। ओके चलिए, तो अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे एक दो मैं बताऊँ अपनी तरफ से, और जैसे जो रेजिन्स होती है, किशमिश होती है, उसको अगर अपन पानी में रखते हैं तो किशमिश के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि उसमें तो कोई सल्यूट डाला ही नहीं आपने। तो पानी अंदर एंटर करता है और वो किशमिश क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है ना। अब आप कहोगे बस्ट तो होती नहीं है, बिल्कुल होती है, आप थोड़ा ध्यान से देखना, उसके ऊपर की जो स्किन होती है ना वो हट जाती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे वेजिटेबल्स जो होती है ना, उनको आप पानी स्प्रे करो तो वो ताज़ा बनी रहती है। देखा होगा सब्जी वाला ये करता है, बार बार पानी डालता रहता है ना। उससे क्या होता है, उसको दो फायदे हैं, एक तो सब्जी का वेट ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरा वो कैसी दिखेगी, बिल्कुल ताज़ा दिखेगी, स्वेल दिखेगी। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, तो ये नोट कर लो ज़रा, एक सेकेंड। कौन सा पढ़ेंगे अपन, कहाँ लिखा मैंने, ये नहीं लिखा, या दिस वन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सेकंड वन नोट करो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक कौन होता है, अ सोल्यूशन हैविंग लेस कंसंट्रेशन देन द अदर। सर आइसोटोनिक का आखिरी का थोड़ा सा रहेगा। आइसोटोनिक का थोड़ा सा नोट करना आपको। टाइम तो वो जल्दी जाता है, 10 मिनट ही बचे, बताओ। सर हो गया। ओके ठीक है, एक बार मैं सेकंड वाला केस भी एक्सप्लेन कर दूं ना, एग्जांपल तो समझ में आ जाएंगे आपको ना। रेजिन वाला हो गया, ये विल्टेड फ्लावर्स जानते होंगे आप, है ना। विल्टेड फ्लावर्स को अगर आप पानी में रखेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, दोबारा से रिवाइव, है ना, खिल जाते हैं ना। मुरझाए हुए फ्लावर्स को पानी में रख दो आप, तो वो दोबारा से खिल जाते हैं ना। ऐसे लिम्प कैरेट वाला एग्जांपल हो गया, लाइक दिस। अब इसका अपोजिट समझो आप पहले, हाइपोटोनिक का अपोजिट क्या होगा, हाइपरटोनिक। समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ चलो, है ना। अब बीकर है, और बीकर के अंदर हमने क्या भर दिया, एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। हाइपरटोनिक कैसे लिखते हैं, हाइपरटोनिक पहले समझ लो फिर नोट करना, हाइपरटोनिक, है ना। तो अंडरस्टूड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। अब आपकी बार बीकर में जो सेल आपने रखी है, लिविंग सेल, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बाहर वाला सोल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक है। तो अंदर वाला हाइपो होगा, अंडरस्टूड है वो तो अब बताओ मुझे, पानी का फ्लो किधर से किधर होगा। सेल टू बीकर। तो पानी की तो टेंडेंसी फिक्स है कि एल, पानी की टेंडेंसी क्या फिक्स है, क्या बताई थी मैंने। lower concentration to higher concentration. थोड़ा भूल मत जाना जरा, है ना, कोई ट्रिक विक हो तो बना लेना इसकी। तो पानी अब की बार सेल से बाहर आएगा, ठीक है। तो बाहर आएगा तो ये सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी बेचारी, है ना। क्या हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगी, है ना, फ्लैसिड हो जाएगी, फ्लैसिड। अब इसके भी क्या एग्जांपल्स है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है ना। जैसे ग्रेप्स आपके पास है, और ग्रेप को आपने किस में रख दिया, शुगर, मान लेते हैं इसके अंदर 10% शुगर सोल्यूशन है ग्रेप के अंदर, तो इसको रख दिया आपने 30% ग्रेप शुगर सोल्यूशन में, तो बताइए इसमें से वाटर निकल जाएगा और किशमिश बन जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप किशमिश बना सकते हैं घर पे खुद ही। चलो, तो ये नोट कर लो, फिर ये लिखा हुआ है हाइपरटोनिक के बारे में, ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसके एग्जांपल्स। अच्छा उसको कह देंगे अपन एक्सोस्मोसिस कह देंगे, है ना। ये बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके। अच्छा जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उनका पता है क्या हो जाता है, हम्म, जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं ना, उनके स्वेलिंग हो जाती है ना, पफीनेस, पफीनेस। इसको एक बीमारी हो जाती है, क्या होती है, कहते हैं इसको इडीमा, एडिमा। तो ज्यादा नमक खाने से क्या होगा बताओ, सर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी खून की। तो वो जो पानी बाहर निकलेगा सेल से, सेल्स से पानी बाहर निकलेगा, तो सेल्स के बीच में पानी भर जाएगा, इंट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर पानी भर जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, इसलिए स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में। तो इसलिए नमक
थोड़ा ही खाना चाहिए, ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। चलो, तो अपन ये नोट कर रहे हैं आप, हम ना कहाँ तक नोट कर लिया मुझे बता दो। पहले हाइपो वाला नोट कर रहे हो ना?